हेलो विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुमेर सिंह बैरवा, सहायक आचार्य संस्कृत। मैं जो बीए पाठ प्रथम वर्ष के विद्यार्थी है उन विद्यार्थियों के लिए उनकी जो प्रारंभिक व्याकरण है उसको मैं पढ़ा रहा था। उसमें मैंने आपको शब्द रूप जो आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित किए गए उन शब्द रूपों का वर्णन, उसके बाद में मैंने जो आपका संज्ञा प्रकरण है उस संज्ञा प्रकरण को भी आपको बता दिया है तथा उसके नोट्स भी मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको उपलब्ध करा दिए हैं। आप वहाँ से उनकी कॉपी निकाल सकते हैं और उसमें से आप वीडियो को देख करके आसानी से उसको समझ सकते हैं। आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो है अच संधि प्रकरण। अच संधि प्रकरण जो आपका पूरा प्रकरण है अच संधि स्वर संधि प्रकरण के नाम से जिसे जाना जाता है। उस अच संधि और स्वर संधि प्रकरण में भी जो आपकी पहली संधि पाठ्यक्रम में निर्धारित की गई है उस संधि का नाम है यण संधि। तो देखिए, सबसे पहले जो हमको समझना है, वो समझने की बात सबसे पहले जो हमको समझना है वो है यण संधि। आपने जो संधि का जो पाठ्यक्रम है वो 10वीं कक्षा 12वीं कक्षा में भी आसानी से पढ़ा होगा। उन संधियों को वहां पर सिर्फ आपने संधि पढ़ी थी और संधि के बाद यहाँ पर अपन को रूप जो सिद्धि है वो सूत्रों के माध्यम से किस प्रकार होती है और किस प्रकार से उनको सिद्ध किया जा सकता है। तो आज मैं आपको एक संधि जो अपने यण संधि है उस यण संधि की भी एक सिद्धि का मैं आज आपको वर्णन करने जा रहा हूं जो आपके पाठ्यक्रम में एक सिद्धि कम से कम 5 अंक की आएगी। इसके अंतर्गत जो मैं आज बताने जा रहा हूं, तो सबसे पहले तो देखिए कि जो यण संधि होती है, यण संधि कहते किसे हैं? तो उसकी सीधी सी परिभाषा है इको यणची, जो एक सूत्र माना गया है संस्कृत में व्याकरण शास्त्र में अपने, इको यणची। यदि आप इस इको यणची सूत्र को, इसकी परिभाषा को आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे तो यण संधि चाहे कैसी भी प्रकार की हो आप उसमें आसानी से पहचान कर सकते हैं और उसको पहचान लेंगे कि इसमें कौन सी संधि का प्रयोग हुआ है। हिंदी के अंतर्गत उसमें नियम बताए जाते हैं, लेकिन यहां पर आपको संस्कृत में मात्र एक सूत्र का अध्ययन करना आवश्यक है। उस सूत्र के माध्यम से ही हम सीधे तौर पर यह पता लगा सकते हैं कि यण संधि किसे कहा जाता है। उस संधि के लिए हमको जो इको यणची सूत्र है उस सूत्र को याद करना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। तो देखिए, इस यण संधि के लिए इको यणची सूत्र का प्रयोग किया जाता है और इसकी परिभाषा है, इको का मतलब होता है इक। इक क्या है? यहाँ पर प्रत्याहार है और इको यणची, इक प्रत्याहार और यण प्रत्याहार, दो प्रत्याहारों का यहाँ पर वर्णन किया गया है। आप उसको समझने की कोशिश करें। एक तो है इक प्रत्याहार, अर्थात ई उ री और ली, 4 वर्ण है। उसके बाद आता है यण प्रत्याहार, य व र ल, जो यण प्रत्याहार है। तो एक दृष्टि से तो यहां पर सीधी सी इसकी परिभाषा बन जाती है कि इक के स्थान पर आपको यण आदेश करना होगा। बस ये सूत्र यदि हम याद रख लेते हैं तो हम आसानी से इस यण संधि को समझ सकते हैं। अब इसकी सीधी सी जो परिभाषा है यण संधि की वो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ई या बड़ी ई, जो ई या बड़ी ई, इसके पश्चात में यदि किसी स्वर वर्ण का प्रयोग हुआ हो, और स्वर वर्ण से तात्पर्य अ ई आ उ ऊ जो भी वर्ण है, यदि किसी स्वर वर्ण का प्रयोग हुआ हो, किसके बाद में? अ या ई के पश्चात में यदि कोई स्वर वर्ण का प्रयोग हुआ हो तो उस ई या बड़ी के स्थान पर अपन को क्या कर देना है? यकार आदेश कर देना होगा। तो ई या बड़ी की जगह पर हमको क्या करना है? यकार आदेश, अर्थात यह आदेश हो जाता है। फिर आता है ऊ या बड़ा ऊ के बाद में यदि कोई स्वर वर्ण आता है तो हमको ऊ या बड़ा ऊ के स्थान पर वकार आदेश करना होगा। और उसके बाद में री या बड़ी री, जो ऋषि वाली री,
और या बड़ी री का प्रयोग होता है और उसके बाद में कोई स्वर वर्ण आया होता है तो उसकी जगह हमको री या बड़ी री के स्थान पर रकार आदेश करना होगा। और इसके बाद जो ली वर्ण है उस ली वर्ण के बाद में ये ली वर्ण माना गया है और इस ली वर्ण के बाद में यदि कोई स्वर वर्ण आया है तो उस ली वर्ण के स्थान पर लकार आदेश होता है। तो यहां पर इसकी एक सीधी सी परिभाषा चीज वो ही बताई गई है जो ई को यणची सूत्र के अंतर्गत बताई गई थी। भाई ई है तो ई के स्थान पर यह करना है, उ है तो उ के स्थान पर वह करना है, और यदि री है तो र के स्थान पर रे करना है, और ली है तो ली के स्थान पर ल आदेश करना होगा। तो यहां पर एक तरह से देख लीजिए कि ये तो हो गया आपका इक प्रत्याहार। इस जगह मैं आपको लिख करके बता रहा हूं कि ये तो हो गया आपका इक प्रत्याहार। अब इक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे? एक तो हो गया आपका ई, फिर हो गया आपका उ, और ई उ, फिर हो गया ऋषि वाली री, और ऋषि वाली री के बाद आता है आपका ली वर्ण। ये हो गया ली। तो ये हो गया आपका इक प्रत्याहार। इक प्रत्याहार में 4 वर्ण आए। इन चारों वर्णों के स्थान पर हमको तो इक के स्थान पर क्या करना है अपन को? यण आदेश यहां पर करना होगा। और यण के अंदर कौन कौन से आते हैं? तो यण प्रत्याहार में एक तो क्या वर्ण आएगा आपका? य, फिर आएगा आपका व, और ब के बाद में आता है आपका र, और र के बाद में आता है आपका ल। तो ये 4 वर्ण। तो अब इसकी यहां पर सीधी सी परिभाषा यहां पर देखने को मिल जाती है कि इक, ई उ री और री प्रत्याहार हो गया, और उसके स्थान पर यण प्रत्याहार जो य और व, यदि आपने प्रत्याहार याद किए होंगे तो निश्चित रूप से आपके समझ में आएंगे। तो उसकी जगह अपन को ल आदेश करना होगा। तो इक के स्थान पर यण, या ई के स्थान पर य, उ के स्थान पर व, री के स्थान पर र, और ली के स्थान पर ल आदेश यहां पर करना होगा। तो ये इस प्रकार से यण संधि की एक तरह से परिभाषा है। अब जो अपन को पढ़नी है सिद्धि, तो यण संधि के अंतर्गत जो कौन कौन सी सिद्धि आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत निर्धारित की गई है वो आज हमको एक सिद्धि में आपको बताने जा रहा हूं। आप इसके माध्यम से इसको आसानी से समझ सकते हैं। पहली जो सिद्धि है उस सिद्धि का नाम है शुद्धोपास्य, जो आपने कक्षा 12 में भी इसको पढ़ा होगा। तो हमको सबसे पहले देखिए, जैसे जैसे मैं आपको इसके अंतर्गत बता रहा हूं उसी दृष्टि से आप इसकी समझने की कोशिश करेंगे। शुद्धोपास्य, तो सबसे पहले हम इसका संधि विच्छेद उसमें पता लगाएंगे कि इसमें कौन सी संधि का प्रयोग हुआ है। तो यहां पर देखो उ वर्ण आ रहा है सीधा सा, शुद्धोपास्य। तो सुधी प्लस उपास्य, जब यह वर्ण हो रहा है तो ये मान के चलो कि यहां पर ई यह वर्ण का प्रयोग हो रहा है। तो एक तरह से ये मान के चलिए कि यहां पर एक यण संधि का तो प्रयोग होगा ही होगा। तो सबसे पहले हमको जो करना है यण संधि में, सबसे पहले हमको इसका संधि विच्छेद करना होगा। तो संधि विच्छेद से यहां पर तात्पर्य शुद्ध उपास्यों का सुधी प्लस उपास्य, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? सुधी प्लस उपास्य यण संधि। अब ये जो सुधी प्लस उपास्य यण संधि हुई किस सूत्र के माध्यम से है, इस चीज को हमको समझना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। तो देखिए सुधी प्लस उपास्य से यहां पर तात्पर्य है कि ये किस सूत्र के माध्यम से इसका संधि विच्छेद किया गया है। तो इको यणची जो सूत्र है वो कहता है कि अच वर्ण परे होने पर इक के स्थान पर यण आदेश होता है। देखिए जब सिद्धि हम करेंगे तो उस सिद्धि की परिभाषा, उस सूत्र की परिभाषा भी लिखना आवश्यक माना जाता है। तो देखिए इको यणची से इसका हमको ये पता चल जाता है इसका संधि विच्छेद क्या है। तो सुधी प्लस उपास्य। अब आ जाता है सुधी प्लस उपास्य, जो
ये यण आदेश हुआ है वो यण आदेश किसके स्थान पर माना गया है। तो देखिए आगे जो ये चल रही है जिस प्रकार से उसी प्रकार आपको इसको लिखना होगा। तो सुधि प्लस उपास्य, तो आगे फिर इसके लिए हमको सूत्र लगाना पड़ता है। उस सूत्र का नाम है तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य। तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य। तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य से तात्पर्य है कि सप्तम्यत पद का उच्चारण करके जिस कार्य का विधान किया जाता है वह कार्य व्यवधान रहित पूर्व वर्ण के स्थान पर होता है। क्योंकि इस सूत्र के माध्यम से पता तो चल गया कि अच वर्ण परे होने पर इक के स्थान पर यण आदेश होता है। तो इक वर्ण में कौन से, अभी ध में ई है या ध है, हम किसके स्थान पर यण आदेश करें। तो इसलिए इसमें आगे जो सूत्र आता है उस सूत्र का नाम है तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य। वो ये सूत्र कहता है कि यदि सप्तम्यत पद का उच्चारण करके जिस कार्य का विधान किया जाता है वह कार्य व्यवधान रहित पूर्व वर्ण के स्थान पर होता है। तो अब इसने इस परिभाषा के लिए यहाँ पर कि जिसमें कोई भी व्यवधान नहीं हो और व्यवधान रहित पूर्व वर्ण के स्थान पर होता है। तो जैसे शुद्धि में ई है ध और य, तो उसको जब ये कहता है तो उसके बाद में जो अगला सूत्र आ जाता है हमारा, उस सूत्र का नाम है स्थाने अंतरतम। क्योंकि इसमें तीन वर्ण यहां पर मौजूद हो जाते हैं। अब स्थाने अंतरतम सूत्र कहता है कि यदि प्रसंग में एक से अधिक आदेश प्राप्त होते हो या होने पर षष्ठ्यंत पद के स्थान पर वही आदेश होगा जो उसके अंत्य से दृश्य होगा। अर्थात अंत्य से दृश्य से तात्पर्य है कि भाई इक के अंदर भी चार वर्ण है, ई उ री और री। यण के अंदर भी चार वर्ण है, य व र ल। अब हमको यह पता लगाना है कि भाई किसके स्थान पर कौन सा वर्ण करे। तो इसके लिए सूत्र का प्रयोग किया जाता है स्थाने अंतरतम। यह सूत्र कहता है कि यदि एक से अधिक आदेश प्राप्त हो जाए तो षष्ठ्यंत के स्थान पर वही आदेश होगा जो उसके अंत्य से दृश्य होगा। तो ऐसी स्थिति में मुख का सहारा लेकर के और हम इसका वर्णन कर सकते हैं। जैसे ईकार का उच्चारण अपने मुख में कहां से होता है, तालु से। तो इक प्रत्याहार का, तो यण प्रत्याहार का ऐसा कौन सा वर्ण है जिसका उच्चारण भी एक तरह से तालु से किया जा सकता है। तो ई का उच्चारण तालु से हुआ इक में, तो यण प्रत्याहार के अंदर यह का उच्चारण भी तालु से माना गया है। जब जाकर के यहां पर ई के स्थान पर यह का प्रयोग हुआ है। अब हमको बनाना है सुदुद्दुपास्य। तो अब आता है अगला सूत्र अणचीचे। ये सूत्र कहता है कि अचवर्ण परे न होने पर, अचवर्ण परे न होने पर, फिर कहता अचवर्ण के पश्चात यकार के स्थान पर, यकार के स्थान पर विकल्प से द्वित्व आदेश हो जाता है। तो यकार वर्ण के स्थान पर द्वित्व आदेश यहां पर माना गया है। तो देखिए परिभाषा इसकी सीधी से अचवर्ण परे न होने पर, ये जो दह वर्ण दे रखा है इसके परे अचवर्ण भी नहीं है, और अचवर्ण से अचवर्ण के पश्चात जो यर प्रत्याहार है, क्योंकि ये समझे अ है, अचवर्ण इसके पश्चात में यर प्रत्याहार में अर्थात दह का वर्णन यहाँ पर किया गया है, तो उस दह का आपको द्वित्वादेश कर देना है। तो जो एक दह था उसकी जगह यहाँ पर दो दह का वर्णन कर दिया गया है। अब हमको बनाना है सुदुद्दुपास्य। तो अब आगे भी इसका सूत्र एक लगता है, उस सूत्र का नाम है झलाम झस झसी। ये सूत्र कहता है कि झस वर्ण परे होने पर झलों के स्थान पर जस आदेश हो जाता है। इसलिए यहां पर हमने जो पूर्व ध वर्ण है उस ध वर्ण के स्थान पर हमने द आदेश यहां पर कर दिया है। अब आता है संयोगांतस्य लोपः। यह सूत्र कहता है कि यदि पद के अंत में संयोग हो तो उसका लोप हो जाता है। तो स सु द ध य कहता है तो उसका लोप यहाँ पर एक तरह से हो जाना चाहिए। लेकिन लोप होने से पहले एक सूत्र आता है अलोअंतस्य लोपे। ये सूत्र कहता है कि षष्ठ्यंत पद के स्थान पर जिस आदेश का विधान किया जाता है वह आदेश षष्ठ्यंत के अंतिम वर्ण के स्थान पर होता है। तो जो आदेश है लोप होने का वो अर्थात यकार का यहाँ पर लोप होना चाहिए। लेकिन लोप होने से
पहले भी वापस एक सूत्र आ जाता है, वो है यण प्रतिषेधो वाच्य। यण प्रतिषेधो वाच्य से यहाँ पर तात्पर्य है कि यदि संयोगांत पद का अंतिम वर्ण यकार है या यण प्रत्याहार का है तो ऐसी स्थिति में उस यण का लोप नहीं होगा। तो इसलिए यहां पर इस य का लोप नहीं होकर के और ये सिद्धूपास्य जो रूप है जो यहां पर बन जाता है इति सिद्धम। तो इस प्रकार से मैंने आपको जो इस सिद्धि बताई है एक, इसके पहले आप अच्छी तरह से इसकी परिभाषा पढ़ना है और परिभाषा के बाद देखो मैंने पहले भी कह रहा था मैं कि जब तक आप इन प्रत्याहारों को नहीं सीख पाओगे, जो प्रत्याहार आपके अभाग के प्रश्न पत्र के अंतर्गत भी पूछे जाएंगे, तो उन प्रत्याहारों को जब तक हम याद नहीं कर लेंगे, एक प्रश्न याद करने के लिए हम काफी मेहनत करनी पड़ती है लेकिन उस प्रश्न को वो फिर भी याद नहीं हो पाता है। लेकिन इन प्रत्याहारों को यदि एक बार हम याद कर लेंगे तो हमारी चाहे फर्स्ट ईयर की व्याकरण हो, चाहे द्वितीय वर्ष की हो, चाहे तृतीय वर्ष की हो, हमेशा इन प्रत्याहारों पर टिकी हुई होगी। इसलिए जितनी जल्दी हो सके इन प्रत्याहारों को आप याद करिए, जब भी जा करके आप व्याकरण आपके अच्छी तरह से समझ में आएगी। मैंने आज जो आपको सिद्धि बताई है, इस सिद्धि को आप निश्चित रूप से समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।